Welcome to Angel's online platform. Today we will solve mathematics mega test solution for March month. तो यहाँ हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। पहला क्वेश्चन डेरिवेटिव का हमें दे रखा है y इक्वल टू साइन एक्स की पावर 10x। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें आइडिया आ रहा होगा कि जब भी फंक्शन की पावर में फंक्शन हो उस क्वेश्चन में हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो एज यू ऑल नो कि हमें दोनों साइड यहाँ पे लॉग लेना होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जैसे ही लॉग अप्लाई करूँगा क्वेश्चन के ऊपर, आफ्टर दिस स्टेप पावर जो आगे आ जाएगी, यानी कि 10x इंटू लॉग साइन एक्स, यहाँ इन मल्टीप्लाई। ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 10x एज इट इज रखते हैं। लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव 1/sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाएगा। चेन रूल याद रखना। ठीक है। ये एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन ये प्लस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x करेंगे, उस टाइम log sin x रहेगा एज इट इज। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू y टाइम ये 10x इंटू ये cos अपॉन साइन जो हो जाएगा cot x हो जाएगा, और ये sec स्क्वायर x इंटू लॉग साइन x। ओके, y का वैल्यू पुट कर दे वापस, तो sin x की पावर है 10x। 10 इंटू कॉट 1 हो जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। चलिए ऑप्शन में देखते तो आंसर हमारा यहाँ अहमदाबाद सही रहेगा। साइन एक्स की पावर 10x 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। ठीक है, देन आंसर विल बी हियर ए। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। ओके, ये कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है हमारे पास। एक फंक्शन एफ दे रखा है जो कंटिन्यूस है x इक्वल टू π/2 के ऊपर, और लेफ्ट और राइट लिमिट की कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है π/2 पे तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 f ऑफ x इक्वल टू हम डायरेक्ट f ऑफ π/2 बोल सकते हैं। ओके, नाउ अप्लाइंग द वैल्यूज, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 f ऑफ x यानी 1 माइनस साइन x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू f ऑफ π/2 लैम्बडा। अब यहाँ से दो मेथड है। अगर बोर्ड के लिए हम जा रहे हैं तो साइन एक्स जो है उसकी जगह कॉस π/2 माइनस एक्स लिखा जाएगा और फिर उस तरह से फॉर्मेट करेंगे। बट क्योंकि हम जेई के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एल हॉस्पिटल रूल याद रहना चाहिए कि जब भी लिमिट के क्वेश्चन में वो 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो यहाँ पे देखो जैसे ही π/2 अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर भी टेंड्स टू 0 और डिनोमिनेटर भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं कि एक बार न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का पर्सनल डेरिवेटिव, तो ऊपर साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स और नीचे -2 पाई का 0 इक्वल टू लैम्बडा। नव लिमिट अप्लाई करेंगे तो कॉस π/2 हो गया 0/2 इक्वल टू लैम्बडा, यानी कि लैम्बडा की वैल्यू मुझे 0 मिल गई है। तो ऑप्शन से देखा जाए तो यहाँ पे सी आंसर सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फंक्शन का क्वेश्चन है कि एवर सेट ए कंटेन 10 एलिमेंट्स एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। ओके, ये पता होना चाहिए कोई सेट ए से लेके सेट बी तक नंबर ऑफ फंक्शन जो है वो याद रखे तो ये बढ़िया है। इसका पीएनसी से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट अभी जेई के लिए शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकेगी। जब भी सेट ए से सेट बी के फंक्शन की बात आया तो इट विल बी नंबर ऑफ बी की पावर नंबर ऑफ ए। अब यहाँ तो ए टू ए की बात कर रहे हैं ना, तो नंबर आंसर विल बी नंबर ऑफ ए की पावर में नंबर ऑफ ए। सेट ए के अंदर 10 एलिमेंट है तो 10 टू द पावर 10। ओके, तो आंसर विल बी 10 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े 54 पे आते हैं। 54 भी फंक्शन का एक क्वेश्चन है। देखते क्या देखा है। इफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स देन एफ ऑफ 2x अपन 1 प्लस एक्स। अब देखो x की जगह एक पूरा ये नंबर दे दिया गया है। ठीक है, जैसे ही एफ एक्स जो है वो ये लॉग में रहता है। ठीक है, तो जैसे ही इसी फंक्शन का यूज करके अगर एफ ऑफ में 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ तो इट विल बी लॉग, जैसे यहाँ x होगा उसकी जगह यहाँ पे ये 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे भी है तो 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेकिंग एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो ध्यान से देखा जाए तो ये वाला ऊपर जो है वो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया।
नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। अब दोनों का स्क्वायर है तो ये ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी के 2 पावर जो है वो आगे आएगी 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स। ओके, अब ध्यान से देखें, ये तो वापस एफ एक्स ही बन गया, यानी कि ये 2 टाइम एफ एक्स हो गया। तो आंसर देखा जाता है यहाँ पे चेन्नई आंसर सही मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। आइए थोड़ा फंक्शन का क्वेश्चन सोचने वाला कह सकते हैं। एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, एक फंक्शन ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो एक मेथड तो ये है भी इस प्रॉपर्टी से हम डायरेक्ट फंक्शन को रिकॉल करें तो भी ठीक है, वरना इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। क्या फाइंड करना वो भी देखे, तो फाइंड करना है सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 1 टू एन एफ ऑफ आर। ओके, दूसरी भाषा में कहे तो ये एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 प्लस अप टू करके लास्ट में एफ ऑफ एन तक जाएगा, राइट। तो अब एफ ऑफ 1 तो 7 दे रखा है, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 7। अब एफ ऑफ 2 निकालना है ना दोस्तों, तो एफ ऑफ 2 के लिए मैं ऐसे कर लूँ एफ ऑफ 1 प्लस 1, तब ये वाला फंक्शन जो क्वेश्चन ने प्रॉपर्टी दी है वो लगाते हैं, तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 हो जाएगा ये। ओके, यानी यानी 7 प्लस 7 हो गया, यानी कि 2 इंटू 7 हो जाएगा ये। तो चलो सिमिलरली F3 निकालने का प्रयास करते हैं। अब किसी भी तरह इसको तोड़ सकते हैं, कोई 2 प्लस 1 लिखे या 1 प्लस 2 लिखो, बात तो एक ही है, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। ये कहाँ से आया है, तो ये फंक्शन की प्रॉपर्टी से कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है तो उसको एफ एक्स प्लस एफ वाई लिख सकते हैं। ओके, अब F2 का वैल्यू यहाँ से 2 टाइम्स 7 प्लस एफ ऑफ 1 का वैल्यू 7, यानी ये बन गया 3 टाइम्स 7। तो इसी तरह मुझे प्रॉपरली अगर आइडिया आए कि F1 जो है 1 टाइम्स 7, F2 2 टाइम्स 7, F3 3 टाइम्स 7, तो एफ ऑफ n लिखें तो वो n टाइम्स 7 हो जाएगा। पुट द वैल्यू 7 प्लस 2 टाइम्स 7 प्लस अगर F3 होगा 3 टाइम्स 7, इस तरह कटे जाएंगे लास्ट में n टाइम्स 7। अच्छा, सब में 7 तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू लास्ट टर्म जो हो जाएगा n। अब ये तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम हो गया, जो कि n इंटू एन प्लस 1/2 बनेगा। तो ऑप्शन से देखा जाए तो हमारा यहाँ पे दिल्ली ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। फंक्शन के डोमेन के बारे में कंसेप्ट है, ऐसे बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इस फंक्शन का डोमेन, एज यू ऑल नो डोमेन मतलब ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, यानी कि x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए ये फंक्शन अच्छी तरह डिफाइन हो। तो कंडीशन क्या दिख रही है, एक तो दिखेगी सर लॉग के अंदर वाला आर्ग्यूमेंट ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कि सर डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अभी तो फिलहाल दो चीज़ देख के लग रही है क्वेश्चन को, बस। तो ये आंसर है, तो यहाँ से मिल गया x ग्रेटर देन -3। इसको सॉल्व करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x नॉट इक्वल टू -1 -2। अब यहाँ से मिल रहा है सर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से सॉरी उल्टा हो गया कि x ग्रेटर देन -3 है ना, x बिलोंग्स टू -3 से इन्फिनिटी। अब देखो नंबर लाइन पे देखेंगे तो -3 यहाँ पे होता है, अब -2 -1 यहाँ होते हैं। अब ये तो बोल रहा है कि सर -3 से इन्फिनिटी ले लो, बट यहाँ पर ये भी रिस्ट्रिक्शन है कि -1 और -2 नहीं होना चाहिए। और -1 -2 यहाँ बीच में आ रहा है, दस तो फाइनल डोमेन ऑफ एक्स विल बी -3 से इन्फिनिटी तो होगा, बट उसमें -1 और -2 दो वैल्यूज मुझे निकालनी पड़ेगी, तभी मेरा आंसर बनेगा, क्योंकि उसके लिए डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ 56 में जो मेरा वो चेन्नई आंसर सही हो जाएगा। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ओके, ITF का क्वेश्चन है एक इक्वेशन है 2 cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इक्वल टू 11 π/6। ओके, तो एक चीज हमें पता है भाई कि cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x तो π/2 होता है। ओके, अब इसी को उठाते हैं, ये 2 टाइम जो है ना उसको लिख लेते हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, है ना, 2 टाइम है तो इस तरह कर सकते हैं। अब ये क्या हो गया, ये तो बन गया π/2, therefore between cos inverse x plus π/2 इक्वल टू 11 π/6। π/2 को सामने भेज देते हैं तो cos इनवर्स x का वैल्यू मिल जाएगा 11 π/6 माइनस π/2। π/2 एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, therefore cos इनवर्स x का वैल्यू मिलेगा 11 पाई माइनस 3 π/6। 11 माइनस 3 का तो 8 π/6, therefore मुझे cos इनवर्स x की जो वैल्यू मिल रही है वो 4 π/3 मिल रही है। अब
कुछ स्टूडेंट्स यहाँ भावना में बह जाते हैं, सर कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू तो मिल गया है तो कॉस इनवर्स को सामने भेज दो, एक्स इक्वल टू कॉस 4 पाई बाई 3 आंसर। बट अगर तुम लोग हम लोग थोड़ा याद करें कि कॉस इनवर्स जो हमने डिफाइन किया, तो कॉस इनवर्स के लिए भाई डोमेन हमने -1 to 1 लिया था और इसकी जो को डोमेन या रेंज जो भी है वो 0 से पाई ली थी। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू 0 से मतलब वैल्यू जो 0 से पाई के अंदर ही आना चाहिए, तो 4 पाई बाई 3 मतलब इससे बाहर चला गया, मतलब 4 पाई बाई 3 इज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, वो 0 से पाई मतलब ये कॉस इनवर्स एक्स जो है उसकी वैल्यू उसके कोडोमेन के बाहर मिल रही है, और जब भी कोडोमेन के बाहर मिले ऐसा तो कुछ पॉसिबल होगा ही नहीं, मतलब यहाँ जो है एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी ही नहीं, मतलब ये लाइन ही पॉसिबल नहीं होगी कि कॉस इनवर्स एक्स का जो वैल्यू ऑलवेज 0 to पाई में होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो ऑप्शन ए। ध्यान रखना यहाँ पे ये चीज कि हम डायरेक्ट ये ना कर ले कि यहाँ से एक्स इक्वल टू कोस 4 पाई बाई 3 करके आंसर निकाल ले, वो गलत है कि 4 पाई बाई 3 0 से पाई में होना चाहिए, क्योंकि नहीं है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की रेंज। आगे बढ़ते 58 क्वेश्चन पे। अच्छा अभी प्रॉपर्टी देखी, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स अगर पाई/2 होते हैं तो इस केस के अंदर दोनों की आर्ग्यूमेंट ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए, तभी वो दोनों इक्वल होते, सब पाई/2 होते। अब यहाँ बोला है ना कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई/2, मतलब कि दोनों की जो आर्ग्यूमेंट है वो मस्ट बी इक्वल, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 इनफाइनाइट टर्म, सामने भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू 4 पाई 2 प्लस एक्स की 6/4, इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। अब ये तो क्या है कि एक इनफाइनाइट जीपी है, आपको पता होना चाहिए कि जब एक इनफाइनाइट जीपी होती है तो उसका जो सम जो है वो a/1 माइनस आर होता है, a यानी फर्स्ट टर्म अपन 1 माइनस, अच्छा आर यानी कि कॉमन रेशियो। इस यहाँ पे देखा जाए तो कॉमन रेशियो क्या है, तो कॉमन रेशियो मतलब कि सेकंड टर्म और लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म का डिवीजन है ना, ए आर इस तरह की जीपी होती है कि नहीं, तो कॉमन रेशियो क्या होता है, तो सर सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म यानी वो आर मिल जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर आप देखो कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो मुझे वो -x/2 मिलेगा, तो लेफ्ट साइड की इस इनफाइनाइट जीपी का सम ये होगा। सिमिलरली राइट साइड में हम एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 सेकंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये मिल जाएगा। ठीक है, अब हाँ, अब क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फॉर एक्स टाइम ये माइनस माइनस प्लस और ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये एक्स स्क्वायर टाइम ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाय 2। अब डायरेक्ट गलती मत करना, कुछ लोग ये भी गलती कर ले सर लाओ एक्स एक्स काट लेते, अरे भाई तो क्या पता एक्स एक्स सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ बट ये चीज़ है कि यहाँ पे से इन्होंने बोला है कि मोड एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब 0 इक्वल नहीं हो सकता है, ऐसा मेंशन किया है। उस केस में हम चाहे तो यहाँ से ये एक्स काट सकते थे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2 कट गया, मुझे मिला एक्स इक्वल टू 1। तो आंसर देखा जाए तो यहाँ पे बॉम्बे यानी बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का आंसर बॉम्बे आएगा। आगे बढ़ते 59। ओके, ये भी एक आईटीएफ का क्वेश्चन है, देखते क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स का सम दे रखा है अल्फा, और फिर अंदर वाले आर्ग्यूमेंट्स का कुछ रिलेशन दिया है। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है कॉस अल्फा प्रेजेंट है, तो इसका अगर मेथड थोड़ा बहुत याद आ रहा है किसी को, तो शुरुआत कैसे होती है, तो कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए को कोई नया एंगल ए नाम दे दिया जाए और कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी को कोई नया एंगल बी नाम दिया जाए। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि मुझे कॉस ए का वैल्यू मिला एक्स अपॉन ए और कॉस बी का वैल्यू मिला वाई अपॉन बी। सोचते हैं इतना रख के, अब अभी क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन तो बन गया सर ए प्लस बी इक्वल टू अल्फा, यही लिखे हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि मुझे कॉस अल्फा लाना है आंसर में, तो दोनों साइड में कॉस अप्लाई करूंगा, तो कॉस अप्लाई करेंगे तो ये कॉस ए प्लस बी हो जाएगा लेफ्ट में, इधर बन गया कॉस अल्फा। अब लगाओ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दैट विल बी कॉस अल्फा। ओके, अभी आइडिया आई कि सर मुझे यहाँ से कॉस ए के यूज करके साइन ए बी निकालना पड़ेगा। ओके, साइन ए क्या होता है,
तो एक तो ट्राइंगल से जा सकते हैं, दूसरा मेथड की साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, तो साइन विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और सिमिलरली अब साइन बी भी निकालेंगे तो वो भी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। सिंपल। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, कॉस ए का वैल्यू है एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी, साइन ए का वैल्यू रूट वाला बट लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है कॉस अल्फा। अब देखो कि सर जो हमें टर्म लानी है उसके अंदर स्क्वायर रूट वाला कुछ तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं कि स्क्वायर तो करना है, बट एक स्मार्ट अप्रोच है कि ये वाला जो टर्म है, रूट वाले दो टर्म, इसको सामने ले जाते हैं फिर स्क्वायर करते हैं, वरना अभी स्क्वायर करेंगे तो फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये रूट वाला टर्म प्रेजेंट ही रहेगा इसके मिडिल टर्म में। तो यानी कि अब ये एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, एस बी एस स्क्वायर किया दोनों साइड, तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा इधर, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा होल स्क्वायर, और दोनों के रूट निकल जाएंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ओके, और माइनस आएगा 2xy अपॉन ए बी, 2ab होगा ना ये, और लास्ट में बन गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, ये भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें अंदर अंदर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए ये पूरा टर्म यहाँ से कट गया। ओके, अब कि जो मुझे लाना है तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लाना है, और मतलब ये दोनों टर्म को सामने भेजेंगे, तो देयर फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और यहाँ मिडिल टर्म तो रखना ही है माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो इतना टर्म अगर लेफ्ट हैंड जाए तो यहाँ सामने एक तो 1 बचा है, और एक कॉस स्क्वायर अल्फा सामने जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा। देन माय आंसर विल बी साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि यहाँ पे मेरा ए ऑप्शन सही रहेगा 59 क्वेश्चन में। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। ये भी ITF का एक क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा 3 कुछ अलग अलग तरीके से दिए। यहाँ देखो थोड़ा कि अल्फा जो इस तरह से दिया है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं कि 2 tan इनवर्स रूट 2 माइनस 1। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स एक्स का अगर 2 अंदर ले जाना है तो फॉर्मूला क्या है, तो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अगर मैं लिख लेता हूँ, रिकॉल करवाता हूँ कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो है वो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो लगा दे tan इनवर्स 2 टाइम रूट 2 माइनस 1 अपन 1 माइनस रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये tan इनवर्स 2 टाइम रूट 2 माइनस 1, नीचे एक्सपांड करेंगे इसको तो 1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी रूट 2 का स्क्वायर तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 रूट 2। एक ध्यान से देखो तो मैंने ये चीज़ ऐसे की है कि जैसे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, बट यहाँ बाहर माइनस था तो वो अंदर मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो ये 1 माइनस 1 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप tan इनवर्स 2 टाइम रूट 2 माइनस 1, नीचे दो टर्म जो है उनमें से 2 कॉमन निकालते तो वो भी रूट 2 माइनस 1 ही हो गया, यानी ये तो भाई पूरा कट के tan इनवर्स 1 ही हो गया। इन फ्यूचर अगर चाहे तो इसको हम ऐसा π/4 लिख सकते हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू सर मुझे मिल गई है tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 दोस्तों। ओके, बीटा दिया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए कि 3 टाइम, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू π/4 होगा, और साइन इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू माइनस π/6 होगा। तो एलसीएम लिया जाए 4 3 जा 12 3 3 जा 9 पाई माइनस 6 2 जा 12, तो 2 पाई अपॉन 12, तो ये 9 माइनस 2 के यानी ये 7 π/12 बन गया। अच्छा अल्फा बीटा और लगे तो गामा, अच्छा यहाँ से एक चीज़ दिखेगी सर, अल्फा जो है वो π/4 है, यानी 3 π/12 बोल सकते हैं, और ये 7 π/12 है, तो ये तो ऑब्वियसली क्लियर है कि अल्फा से बीटा लार्जर होगा,
मतलब ए ऑप्शन तो डायरेक्ट ही कट हो गया। ओके, अब बाकी जो रिलेशन बचे हैं वो गामा के बीच के, तो इसके से मुझे गामा फाइंड करना है पहले। अच्छा देखो कि अल्फा tan इनवर्स के फॉर्म में है और गामा भी tan इनवर्स के फॉर्म में, मतलब बीटा भी इस तरह से निकाला है एंगल हमने। तो गामा जो है वो cos इनवर्स 1/3 दिया है, इसको हम tan इनवर्स में ले जाते हैं। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा tan इनवर्स। आप चाहे तो यहाँ ट्राइंगल से भी जा सकते हैं, इसको ऐसे cos गामा 1/3 लिया, cos गामा 1/3, फिर हम ट्राइंगल वगैरह बना के गामा से ये tan इनवर्स √2 मिल जाएगा। ठीक है, गामा की वैल्यू। अब देखो हम अल्फा और गामा को रिलेट करते हैं। एज वी नो कि 1 से 2√2 ग्रेटर होता है एंड tan इनवर्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, तो tan इनवर्स 1 लेस देन tan इनवर्स 2√2। अब tan इनवर्स 1 यानी अल्फा है और tan इनवर्स 2√2 यानी गामा है, मतलब अल्फा से गामा लार्जर है। तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे 60, मेरा सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 61 पे। ओके, यहाँ से डिटरमिनेंट चालू हो रहा है और डिटरमिनेंट विद डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन है। तो डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं उसका एक कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो एक तो मेथड ये है कि आप डायरेक्ट इसको ऐसे एक्सपांड कर लो पहले एफ को, और फिर उसका तुम 3 टाइम डेरिवेटिव कर लो। तो एक वो मेथड भी है कि चलो डिटरमिनेंट खोल देते हैं, फिर हम 3 बार डेरिवेटिव कर लेंगे। कोई बोले सर ऐसा नहीं करना है, डिटरमिनेंट का भी डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, तो लगा दे फॉर्मूला। चलो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को मैं यहाँ एफ से डिनोट कर रहा हूँ, इन्होंने dy/dx लिखा है। चलो एफ तो डिटरमिनेंट का अगर प्रॉपर्टी याद है कि डेरिवेटिव कैसे, तो फर्स्ट रो में डेरिवेटिव अप्लाई होगा, सेकंड दो रो एज इट इज, तो 3x² cos x माइनस nx। अब वैसे तो यहाँ प्लस होगा, अब क्या होगा कि तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी और सेकंड रो का डेरिवेटिव हो जाएगा। चलो एक बार लिख लेता हूँ, x³ sin x cos x। अब 6 का डेरिवेटिव 0, -1 का 0, 0 का 0, 1 p² p³। और इसी तरह नेक्स्ट जो आएगा उसमें वो थर्ड रो में 0 का जाएगा, क्योंकि p भी यहाँ तो बोला था कांस्टेंट ही है। ओके, जब भी डिटरमिनेंट की एक पूरी रो बन जाए उस केस में उसका वैल्यू 0 ही हो जाता है, यानी ये दोनों डायरेक्ट 0 हो जाएंगे। इन शॉर्ट जहाँ वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में हमें इस तरह 3 बार डेरिवेटिव करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तब ये दोनों 0 हो गए तो डायरेक्ट इसी का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। और यहाँ मैं अभी फर्स्ट रो पे अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि और वहाँ कुछ बेनिफिट है ही नहीं सेकंड और थर्ड रो में। और थर्ड टाइम डेरिवेटिव कर दिया है। ओके, थर्ड टाइम डेरिवेटिव में x इक्वल टू 0 भी रखना है, तो f∭0। जैसे 0 रखेंगे 6 cos 0 -1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा। ओके, ये तो देखिए आप क्या लग रहा है कि सेकंड और फर्स्ट रो तो इक्वल है। जब भी डिटरमिनेंट की दो रो इक्वल होती है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 ही होता है। तो आंसर इसका 0 आया है। अब 0 है मतलब ये आंसर वो p से इंडिपेंडेंट है, उसमें p प्रेजेंट ही नहीं है, तो आंसर विल बी दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन। अब देखो ये जो है y इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस, अच्छा इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, तो y की वैल्यू अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से इतना देखे तो वो भी तो एक y ही है ना, x² प्लस 1/x² प्लस ये भी y है। तो क्वेश्चन को रिड्यूस करके y इक्वल टू x² प्लस ये 1/y हो जाएगा। ओके, चलो डिनोमिनेटर निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये y² इक्वल टू x² y प्लस 1, सबको y से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग, जिसकी dy/dx चाहिए मुझे, 2y dy/dx इक्वल टू x² एज इट इज y का dy/dx प्लस y एज इट इज तो x² का 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। dy/dx वाले टर्म दोनों एक साइड लाते हैं, तो dy/dx लेफ्ट साइड आए कॉमन भी निकाल लेते हैं, 2y माइनस x² इक्वल टू 2xy। ये पूरा टर्म अगर डिवाइड में भेज दे 2y माइनस x करते हैं, यहाँ मुझे ऑप्शन ए दिख जाएगा। तो इसे यहीं से आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं। एमसीक्यू है तो स्टेप्स बचाने की कोशिश करेंगे। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। ओके, इसके अंदर क्या है भाई, तो भी x t के फॉर्म में है, y t के फॉर्म में है। तो ध्यान से देखें तो ये एक फॉर्मूला जनरेट कर रहे हैं, अगर t इक्वल टू में tan थीटा ले लूँ तो देन x विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तो फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा।
एंड y इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 थीटा। अब यहाँ पे एक स्मार्ट अप्रोच है, चाहे तो अब x इक्वल टू cos 2 थीटा मिला है, y इक्वल टू sin 2 थीटा मिला है, हम चाहे तो dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा निकाल के कर सकते हैं। ओके, और दूसरा चीज़ है कि अगर ऐसे नहीं करना है तो इस केस में हम इनका एक इम्प्लिसिट फंक्शन बनाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1 बन गया, तो यानी एक इनका इम्प्लिसिट रिलेशन बन गया। नाउ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, इसके ऊपर से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस एक्स अपन वाई, 2 कट गया और माइनस एक्स सामने चला गया। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन दिख रहा है हमें कि सी आंसर मेरा सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। ओके, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और पावर में कुछ दे रखा है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर हम थोड़ा याद करें तो दोनों साइड लॉग लेने से थोड़े इजीली सॉल्व होते हैं। तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करके भी हम यहाँ पे स्टार्ट तो कर सकते हैं, बट लॉग लेने से थोड़ा इजी होगा। तो कंसेप्ट पढ़ा है कि जब ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई ऐसा कुछ दिखे तो हम लॉग लगाते हैं। तो जैसे ही अप्लाई लिख ले रहा हूँ, अप्लाइंग लॉग, लॉग अप्लाई करेंगे तो यहाँ दो प्रॉपर्टी में साथ में इस्तेमाल करूँ। पहले तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा एडिशन, कि लॉग एक्स वाला टर्म अलग और प्लस लॉग वाई वाला टर्म अलग लगे है, तो पावर जो है वो लॉग की ऑलवेज आगे आएगी, तो यहाँ पे ये पावर आगे आ गई। लॉग लगाने से ये चीज़ हो गई। सामने भी वही कि जैसे ही लॉग लगाया तो 1 मिनट, ओके, तो सामने भी देखे अगर तो m प्लस n पावर आगे आएगी। 1 मिनट थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जैसे यहाँ लॉग लगेंगे तो ये भी अलग अलग मल्टीप्लाई log 2 प्लस, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना भाई, तो log 2 प्लस वो उसकी तो पावर आगे आ जाएगी m प्लस n टाइम log x प्लस वाई। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर लेता ताकि इजी रहेगा, तो log x का 1 अपॉन एक्स, log y का 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई टी एक्स, log 2 का डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट 0 हो गया, m प्लस n log x प्लस वाई का यानी 1 और log का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब कुछ नहीं करना, इनमें से डी वाई बाई डी एक्स सब्जेक्ट बनाना है, तो पहले सारे ब्रैकेट वगैरह खोल दिए जाए। तो यहाँ पे ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, एक तो ये कुछ रहेगा, दूसरा m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी तो रहेगा भाई। ओके, नाउ m अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साइड लेते हैं, तो हाँ चलो मैंने ये, और यहाँ पे ये m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म सामने लेके वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाला है, तो m प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई और वो माइनस किया एन अपॉन वाई, बैठा कि नहीं, ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म इस साइड लेके कॉमन निकाली। अब दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो ये बन गया एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स। ध्यान से एम एन में कोई मिस्टेक नहीं हो जाए, नीचे है एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू के सामने है डी वाई बाई डी एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई तो एम वाई प्लस एन वाई माइनस एन एक्स माइनस एन वाई, तो नीचे है y इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो ऊपर एम एक्स कट जाएगा, यहाँ पे एन वाई कट जाएगा और नीचे दोनों के एक्स प्लस वाई भी कट जाएगा, तो मुझे मिल रहा है कि एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, एक ये भी देखा कि ये पूरा ब्रैकेट भी सेम ही है, तो ये भी कट ही जाएगा, y ऊपर आया और ऊपर y अपॉन एक्स विल बी डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि मुझे भी डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज वाई अपॉन एक्स, तो ऑप्शन विल बी सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 65 पे आते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन तुमने देख लिया है, दूसरा आया है। अब फंक्शन तो कंटिन्यूस दे रखा है भाई और यहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों में डिफाइन है, तो तीनों लिमिट इक्वल होनी चाहिए, निकालते हैं और इक्वल होगी ही और फिर इससे हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी।
लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स हम लेके चलते हैं इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। यह काम करते तीनों का वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो ये 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, तो 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x, और नीचे काम करते हैं यहाँ 4 काम करते हैं यहाँ 4x स्क्वायर किया यानी 4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर 4 से नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया। इतना ठीक हुआ? ओके नाउ तो ये वाला 4 तो बाहर ले लेते एक, और बाहर 2 भी बाहर ले लिया, और लिमिट जो लग रही है x टेंडिंग टू 0, ये 4 बाहर ये 2 बाहर, ये 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया। अब ये क्या साइन 2x अपन 2x का होल स्क्वायर दिख रहा है, साइन स्क्वायर 2x नीचे 4x हो गया। और जैसे ही हम जानते हैं कि साइन थीटा अपन थीटा लिमिट 1 होती है, तो ये 4 इंटू 2 8 हो गया, और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर बनाता है। ठीक है, तो लेफ्ट लिमिट मैंने निकाल ली है, राइट लिमिट निकाल रहा हूँ 0 प्लस वाली। दैट विल बी डायरेक्ट एफ एक्स का वैल्यू रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अच्छा, एक स्मार्ट अप्रोच ये भी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट लिमिट का आंसर भी एफ ऑफ 0 के बराबर होगा। एफ ऑफ 0 विल बी ए और देयरफॉर ए इक्वल टू 8। और वैसे भी आप लोग अगर इसका सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ करना कुछ नहीं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, यहाँ प्लस करके उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इस साइड से भी आपको आंसर जो है वो 8 ही मिलेगा। तो ये लिमिट आप चेक कर लेना, आंसर ए आएगा। कि वरना हम से डायरेक्ट यहाँ से आंसर दे सकते हैं कि लेफ्ट लिमिट का आंसर 8 आया है, वही एफ ऑफ 0 होगा कि कंटिन्यूस दे रखा ही था। देयरफॉर आंसर ऑफ ए विल बी 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। हाँ, अब यहाँ क्या है अभी कि तो एक डिटरमिनेंट दे रखा है जो लैम्बडा के फॉर्म में पूरा, और लेफ्ट साइड उसका सिंप्लीफिकेशन यानी लैम्बडा की एक पॉलिनोमियल दी है। देखो यहाँ पे अगर पिछले देखा जाए तो कोई क्या करेगा, चलो डिटरमिनेंट एक्सपांड कर लेते हैं, फिर ये लैम्बडा की 4 लैम्बडा क्यूब सारे टर्म के कोएफिशिएंट कंपेयर करके हम आंसर निकाल सकते हैं। वो तरीका तो है ही, बट यही है स्मार्ट अप्रोच चाहिए। तो और मुझे टी फाइंड करना है, फायदा क्या है, इजीनेस क्या है, तो मुझे टी फाइंड करना है। अब ध्यान से देखें तो टी यहाँ पे क्या है, टी जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है। मतलब लेफ्ट साइड अगर लैम्बडा की वैल्यू 0 रख दी जाए तो लेफ्ट साइड का आंसर विल बी टी हो जाएगा, अगर लैम्बडा का वैल्यू 0 रख दिया जाए। तो सिमिलरली पुट लैम्बडा इक्वल टू 0, तो लेफ्ट साइड तो टी, और यहाँ लैम्बडा इक्वल टू 0 रखेंगे तो आंसर विल बी, बस टी का वैल्यू आप डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कर लो इसका, और आपको आंसर मिल जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे मेरा बॉम्बे आंसर सही है। डिटरमिनेंट निकालना भी आपको आएगा। ठीक है, तो ऐसे एक स्मार्ट अप्रोच भी लगा सकते हैं कि मुझे कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है जो कि लैम्बडा इक्वल टू 0 पुट करने से मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट 67, ये भी डिटरमिनेंट का एक काफी आसान क्वेश्चन है। डेल्टा जो दे रखा है एक डिटरमिनेंट दे रखा है, राइट, और कैपिटल A1 B1 C1 जो को फैक्टर्स है इनके। ओके, तो अगर ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं अगर ए मैट्रिक्स नाम दूं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो यहाँ पे तो मुझे डिटरमिनेंट अबे तो लैम्बडा होगा, लैम्बडा क्या, हाँ सॉरी लैम्बडा नहीं डेल्टा दे रखा है, क्वेश्चन ने दिया है ना डेल्टा, डिटरमिनेंट ए मुझे डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई कि जो जब भी किसी मैट्रिक्स के सारे को फैक्टर से अगर कोई मैट्रिक्स जनरेट किया जाए तो वो मैट्रिक्स क्या होता है भाई कि वो मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट ए, यानी कि ये एडजॉइंट ए का ही डिटरमिनेंट आपको पूछ रहा है ना। को फैक्टर यानी कि चलो जैसे A1 का को फैक्टर चाहिए तो इन दोनों का डिटरमिनेंट, तो वो ये बोल रहा है कि सारे को फैक्टर का ही मैट्रिक्स है ना, और उसका डिटरमिनेंट यानी कि ये जो है वो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर मैट्रिक्स ए इसको लिया जाए तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला आप जानते होंगे, डिटरमिनेंट ए की पावर में n-1 होता है। अब 3x3 है तो डिटरमिनेंट ए का जो है वो स्क्वायर बनेगा, और डिटरमिनेंट डेल्टा है यानी कि डेल्टा स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से देखा जाता है यहाँ पे मेरा बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। ओके, तो 68 ये भी एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है, और इसके ऊपर सिग्मा लगाना है। तो सिग्मा n रन्स फ्रॉम 1 टू कैपिटल N UN।
स्मॉल एन की जगह वैल्यू जो 1 से लेके कैपिटल एन तक जा रही है। अब डिटरमिनेंट का ये भी प्रॉपर्टी है, जैसे लिमिट लगाना है या सिग्मा लगाना है तो वो पर्टिकुलर किसी भी एक रो के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है कि ये जो सिग्मा का जो है वो यूएन के ऊपर, वो फर्स्ट रो के ऊपर लगाऊंगा। वहां पे स्मॉल एन वेरी कर रहा है ना, बाकी दोनों तो मैं तो कैपिटल एन यानी कांस्टेंट है। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पे ये हो गया सिग्मा एन रन्स फ्रॉम 1 टू कैपिटल एन और ये स्मॉल एन। इसी तरह सिग्मा यहाँ पे लगा एन स्क्वायर के ऊपर, ये सिग्मा लगा एन क्यूब के ऊपर। बाकी दोनों रो एज इट इज है, कॉलम्स वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो स्टूडेंट्स कि 1 से लेके कैपिटल एन तक जा रहे हैं, यानी फर्स्ट कैपिटल एन नेचुरल नंबर का सम है, जो कि फॉर्मूला होगा एन इंटू एन प्लस 1/2। ये एन स्क्वायर यानी कि फर्स्ट कैपिटल एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है, और स्क्वायर का सम का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस 1 2n+1/6, और एन क्यूब यानी कि फर्स्ट नेचुरल नंबर के क्यूब का सम होता है, जो कि होगा एन स्क्वायर n+1 का स्क्वायर बाय 4। और बाकी सब टर्म रखते हैं एज इट इज, 1 2n+1 3n स्क्वायर 5 2n+1 3n। अब देखो कि स्मार्ट अप्रोच क्या कर रहा हूँ मैं कि फर्स्ट कॉलम जो है ना भाई C1 कि उसके अंदर से मैं n+1/2 कॉमन ले रहा हूँ, यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मैं फर्स्ट कॉलम को n+1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और बाहर ले लेते कॉमन। दूसरा दिख रहा है कि सर सेकंड रो जो है उसमें हर एक के अंदर 2n+1 प्रेजेंट है, तो पूरी R2 को मैं 2n+1 से डिवाइड कर लेता हूँ। और तीसरा कुछ दिख रहा है कि ध्यान से देखो, जैसे कि यहाँ पे तुम n+1/2 कॉमन, यहाँ एक भी n और बचेगा, थर्ड रो के अंदर सब में n कॉमन है, तो यानी कि R3 में से कैपिटल N कॉमन निकाल लेता हूँ। इतना प्रोसीजर करने के बाद बाहर क्या आएगा भाई, तो जैसे कि बाहर तुमने अगर n+1/2 कॉमन निकाला पहले कॉलम्स में से, तो पहला कॉलम क्या बचा, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ 2n+ सिर्फ फर्स्ट कॉलम के बाद 2n+1/6 बचा, 6 नहीं 3 बचेगा, 2 तो बाहर ले लिया, और लास्ट में यहाँ पे n+1/2 बचा होगा। इतना कॉमन लेने के बाद अब सेकंड रो में से 2n+1 कॉमन लिया है, तो ये 2n+1 वापस चला जाएगा, यानी कि और यहाँ दोनों बन जाएंगे 1 1, दिख रहा है ना, 2n+1 कॉमन लिया है। और इसको भी इरेज करके मैं डायरेक्ट लिख लूँ कि 2n+1 कॉमन लिया, तो यहाँ पे 1/3 ही बच रहा है। और थर्ड रो में से मैंने n कॉमन लिया, यानी ये n भी चला जाएगा, तो यहाँ 3n और यहाँ पे 3 बचेगा। ओके, इतना तो हमें क्लियर दिख रहा है। अब देखो यहाँ बाहर तो वही आएगा 1 2n+1 भी बाहर मल्टीप्लाई में रहेगा, और एक n भी मल्टीप्लाई, क्योंकि वो बाहर कॉमन निकाला है ना, तो बाहर अभी क्या स्थिति बन गई भी n² n+1 2n+1/2 तो था। अब देखो फर्स्ट रो में क्या है, 1 है, 1/3 है और 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 जो है 1 यानी 6 LCM मिल रहा है, मतलब क्या एक काम करते हैं कि बाहर हम 6 से डिवाइड करते हैं, ओके, और अंदर इन फर्स्ट कॉलम को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि C1 टेंडिंग टू 6 टाइम्स C1, 6 से मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6। अच्छा फर्स्ट हो तो हमें एज इट इज लिखनी चाहिए थी ओनली, ओके। फिर 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, 3 टाइम n+1 आएगा ये। फिर यहाँ पे 1 5 1 1 3n और 3। अच्छा, अब क्या है स्मार्ट अप्रोच भाई कि जब भी देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकंड और थर्ड कॉलम का सम ही है, ये चीज़ तो एज इट इज रहेगी। यहाँ में प्रॉपर्टी ये 3n+3 हो गया, या 3 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ ये 1 1 3n। अब देखो ये क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की, तो C3 टेंडिंग टू C3 + C2, सेकंड कॉलम ऐड कर दिया, 5 + 1 6 1 + 1 2 3 + 3 है, यानी कि C2 = C3 हो गया। जब भी दो कॉलम इक्वल होंगे, C2 से दो कॉलम इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है यहाँ पे मेरा वो ए ऑप्शन 0 आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लेना, आंसर दिख जाएगा हमको। ओके, आगे बढ़ते हैं 69 क्वेश्चन पे। ओके, यहाँ पे क्या है, तो एक सिस्टम दे रखी है और उसके बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, हम जानते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए दो चीज़ चाहिए, या तो
डिटरमिनेंट ए जीरो एंड सेकंड प्रॉपर्टी विल बी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी विल बी जीरो। तो पहले तो हम करते हैं डिटरमिनेंट ए जीरो, वहाँ से कुछ इजीली मिल जाए तो हम क्या होता है, चलो यहाँ एक्स वाई जेड तो है ही नहीं, यानी 1 a 0, एक्स नहीं है तो 0 y 1 और z का a। थर्ड वाले में x का a है, y 0 है और z का 1, इसको 0 लेके सॉल्व करना है। चलो कर लेते, लग गया तो 1 तो ब्रैकेट में ये 1 माइनस 0 माइनस a ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस a स्क्वायर और प्लस 0 के ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस a, दिस इज इक्वल टू 0। ये बन गया 1 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी ए क्यूब बन गया ये, तो ए क्यूब विल बी -1 यानी कि ए इक्वल टू -1। चलो यहीं से वैसे आंसर मुझे दिख गया है, तो ऑप्शन मेरा ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। ओके 70 क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। तो पहले हम काम करते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 3x3 का जनरेट करते हैं और एक 4x4 का भी जनरेट करते हैं। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि डायगोनल जो है उसके नीचे सब 0 होना चाहिए और यहाँ कुछ भी नंबर हो सकते हैं उनके। ये जो डैश कर रहा हूं मैं, डैश जो किए है वहां पे तो वो खुद कोई नंबर 0 आ सकता है या नहीं भी आ सकता है, बट ये कंफर्म है कि जब भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल के नीचे के नंबर जो है वो ऑलवेज 0 करने हैं। तो ये डायगोनल मैंने बना ली है, तब इसके नीचे सारे नंबर 0 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ 1 0 2 3 4 5 6। हम बाय एग्जाम्पल कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 3 और 4 के लिए अगर हम कर ले तो मुझे जनरलाइज रिजल्ट मिल जाएगा, अगर याद नहीं रखना है तो। ठीक है, चलो इसी तरह यहाँ पे 3x3 के लिए डायगोनल लगाई, यहाँ पर भी कुछ नंबर हो सकते हैं इस तरह से, 6 नंबर ही होंगे, तो बाकी जो नीचे 3 नंबर बचे वहाँ पे हम 0 0 लगा देंगे। तो ऐसे ही तो मैट्रिक्स होता है जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। ओके, तो अप्लाई करें, अगर n इक्वल टू 4 है तो नंबर मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है 6। n इक्वल टू 3 यानी 3x3 मैट्रिक्स लिया है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस है 3। तो कौन से फॉर्मूले से भाई ये आंसर मिल रहा है चेक करो ना। चलो ये ऑप्शन उठा दें, चलो n इक्वल टू 4 रखा है ऑप्शन में, तो 4 टाइम 4 माइनस 1 3/2 6 मिल गया। चलो भाई इसके लिए काम तो कर रहा है तो यही होगा। ठीक है, फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं n इक्वल टू 3 के लिए, तो 3 माइनस 1 2/2 यानी कि 3। अरे वाह, तो आंसर विल बी ए होगा। हमें कंफर्म हो गया कि दो वैल्यूज से मैं हमने कंफर्म कर लिया है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस के लिए फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू एन माइनस 1/2 अगर n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 71। ओके, ये मतलब जेई के लिए अच्छा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे, तो एक फर्स्ट डिटरमिनेंट जो है उसका एक्सपेंडिचर में दे रखना है, मतलब ये चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह 3 नंबर और इनका क्यूब नीचे दिखे तो अब ये चीज़ वैनिश वैनिश होना मतलब कि वो इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखे कि ये चीज़ इक्वल टू 0 हो रहा है, तो इसी में डायरेक्ट मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ भाई। क्या, तो यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर है, x माइनस बी, हाँ बाहर में x माइनस ए x माइनस बी और x माइनस से डिवाइड कर रहा हूँ और अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम को x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, x माइनस ए, नीचे x माइनस ए का क्यूब बनेगा और यहाँ 3 हो जाएंगे, x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। यानी फर्स्ट कॉलम को पूरे को x माइनस ए से मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड किया। सिमिलरली आप लोग समझ जाएंगे, x माइनस बी से यहाँ मल्टीप्लाई किया है और x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस बी से मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली थर्ड कॉलम भी आप देख सकते हैं, x माइनस सी, x माइनस सी का क्यूब और यहाँ पे x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी। अब इससे क्या हो बता है, ठीक है सर, थर्ड रो में तो सब जगह एक ही चीज़ है कि x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, यानी थर्ड रो से वो तीनों ब्रैकेट्स कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे ही वो कॉमन निकालेंगे तो बाहर, तब यहाँ 1 बन गया, जैसे वो बाहर मल्टीप्लाई में आएगा ऊपर 1 हो जाएगा और लगे हाथ तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस ए, x माइनस, अच्छा इसका इवेंट करना है मतलब 0 लेके चलना है, यहाँ 1, x माइनस बी, x माइनस बी का क्यूब 1, x माइनस सी,
एक्स माइनस सी का क्यूब 1 इक्वल टू 0। ओके, अब जब भी डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो मुझे दो रो एक्सचेंज भी कर लीजिए। जैसे अभी ये परफेक्टली इसका मुझे यूज करना है, जो क्वेश्चन ने दिया है ना भाई, उसी का मुझे यूज करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाई R1 और R3 एक्सचेंज की, फिर R3 और R2 एक्सचेंज कर ली, तो ये परफेक्टली ऐसा बन गया 1 1 1 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी और एक्स माइनस ए का क्यूब एक्स माइनस बी का क्यूब और एक्स माइनस सी का क्यूब। दो रो एक्सचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक रो एक्सचेंज करे तो नेगेटिव बाहर आता है। ठीक है, अब देखें तो ये चीज जो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे यहाँ पे ए बी सी है और इनका नीचे क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स माइनस है एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी है और नीचे उनका क्यूब है। तो प्रॉपर्टी देखे तो क्या होगा, पहले में क्या है, तो सर इन दोनों का डिफरेंस है, तो यहाँ इसका जो वैल्यू आएगा तो इसमें पहले इन दोनों का डिफरेंस आएगा, यानी एक्स माइनस है माइनस एक्स माइनस बी, यानी कि वो मिल गया बी माइनस है। फिर दूसरा फैक्टर है बी माइनस सी, यानी कि इन दोनों का माइनस। ओके, तो यानी कि बी माइनस सी, यानी एक्स माइनस बी में से आप एक्स माइनस सी माइनस करोगे, वो मिलेगा सी माइनस बी, और सिमिलर लास्ट में मिलेगा एक्स माइनस सी माइनस ए करना है ना, तो मिलेगा ए माइनस सी। इतना क्लियर हो रहा है। और लास्ट में जो तीनों का सम है, वो 3 नंबर का सम, यानी सेकंड रो के सारे एंट्रीज का सम एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। वैनिसिस तो बोला ही है, तो लेके चल रहा है। अब भाई बोला है कि ए बी सी ऑल डिफरेंट है। अब जैसे ए बी सी ऑल डिफरेंट है तो बी माइनस ए नॉन जीरो, सी माइनस बी नॉन जीरो, ए माइनस सी नॉन जीरो हो गया, तो बचा यही कि एक्स माइनस ए प्लस ये ब्रैकेट बी ही 0 बनेगा, यानी 3x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो आंसर देखा जाए तो x इक्वल टू 1/3 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये भी मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे x माइनस ए बी सी से पहले डिवाइड किया और थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थर्ड रो से कॉमन निकाल के इसी के जैसा फॉर्मेट बना दिया। सिर्फ वहाँ ए बी सी थे, यहाँ पे x माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी थे, तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी लगा के हम x का ये वैल्यू फाइंड कर लिए और आंसर विल बी बॉम्बे आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते 72 क्वेश्चन। इसमें क्या है भाई कि ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हैं और बोला है कि बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी जो है वो ए का इनवर्स है, यानी कि बी इंटू ए आई बनेगा। यही तो है ना भाई इनवर्स का प्रॉपर्टी। तो बी लगा लो 1/10 4 2 2 -5 0 अल्फा 1 -2 3। ए मैट्रिक्स तो 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। आई मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ एक स्मार्ट अप्रोच भी लगाना है भाई कि ये पूरा एक्सपांड करने नहीं बैठना है, मुझे सिर्फ अल्फा फाइंड करना है, अल्फा। तो अल्फा जहाँ सपोज यहाँ सेकंड रो में अल्फा प्रेजेंट है, मतलब सेकंड रो के ही मल्टीप्लिकेशन देखूंगा मैं। सपोज मैं ले लेता हूँ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। क्या लिया मैंने भी, इसका मल्टीप्लिकेशन का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का ये वाला एलिमेंट लिया है, अगर 3 होते हैं तो। ओके, ये वाला यहाँ पे ये 0 हो रहा है, मतलब उस साइड वो 0 है, और यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लिकेशन जो हो गया वो 1/10 -5 बन जा -5 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा। ओके, तो 10 जो है डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया 0 के साथ, और -5 प्लस अल्फा इक्वल टू 0, देन अल्फा विल बी 5। तो ऑप्शन यहाँ पे मेरा ए सही हो जाएगा। अच्छा, ये भी कर सकते हैं कि सेकंड रो या सेकंड कॉलम ले सकते थे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोजिशन से हम आंसर ला सकते थे। तो ये भी एक स्मार्ट अप्रोच है कि पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे बिना हम जहाँ पे अल्फा प्रेजेंट है वही रो और कोई भी कॉलम लेके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर कर सकते थे। तो आंसर विल भी यहाँ पे अहमदाबाद आ जाएगा। आगे बढ़ते 73 पे। द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिए राइट, 1 2 और 3, और यूनिक सॉल्यूशन बोला है। अरे यार, ये तो सिस्टम हो गया अभी कि यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। तो ऐसा लग रहा है कि आंसर ए ही आना चाहिए कि नॉन जीरो वाला एक ही ऑप्शन है। फिर भी लगा देते 1 1 1 2 1 -1 3 2 के इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपको इसका सिंप्लीफिकेशन के ही मिलेगा, यानी के नॉट, इतना आप डिटरमिनेंट का सिंप्लीफाई खुद कर लीजिएगा। तो के नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मेरा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 73 में ए। आगे बढ़ते 74 क्वेश्चन पे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये सिस्टम कैसी है वो हमें पूछ रहा है।
तो इस केस में तो हमारे पास छुटकारा है ही नहीं कि डिटरमिनेंट ए वगैरह सब फाइंड करना ही पड़ेगा। तो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 लगा दिया जाए डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो वैल्यूज अगर आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसका वैल्यू जो है वो 1 2 3 2 3 4 3 4 5 जो 0 आ रहा है। अब भाई डिटरमिनेंट 0 आ गया मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता। अब भी दो बचे हैं, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन। तो इस केस में मुझे आपको पता है कि सर जब भी डिटरमिनेंट 0 है तो मुझे एडजॉइंट ए इंटू बी निकालना है भाई, और उसका आंसर भी अगर ये आंसर 0 हो जाए तो मिलेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ये नॉन जीरो हो जाए तो मुझे मिलेगा नो सॉल्यूशन। इतना चेकिंग आप खुद कर लेंगे कि एक मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसका आप एडजॉइंट ए निकालो। बी मैट्रिक्स सामने देखा है 4 5 6, इनका मल्टीप्लिकेशन आप देखो कि जीरो मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ओके, तो अगर जीरो मैट्रिक्स बन गया तो आंसर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और नहीं बना तो नो सॉल्यूशन। और 74 यहाँ पे आपको आंसर बोल दे रहा हूँ कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो जीरो मैट्रिक्स आएगा ही, यानी कि सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी आपको दो वर्क खुद करने हैं, एक तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है जो 0 आएगा, दूसरा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। तो फाइंड करेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ गया हमारे पास ए अहमदाबाद। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? अगर ए मैट्रिक्स सिंगुलर है यानी नॉन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका इन्वर्स नहीं मिल रहा है, और इन्वर्स नहीं मिल रहा है मतलब कि डिटरमिनेंट 0 हो रहा है। चलो लगाओ डिटरमिनेंट 0, 3 माइनस एक्स 2 2 2 4 माइनस 2 4 माइनस एक्स 2 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एक्स। ओके, तो या तो आप इसमें प्रॉपर्टी वगैरह लगा के सॉल्व कर सकते हैं या कुछ भी करो, सिंप्लीफिकेशन से हम इसमें आंसर निकाल सकते हैं। चलो यहाँ मैं आपको एक प्रॉपर्टी से सॉल्व करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बताया कि R2 जो है उसमें R2 प्लस R3 कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये फर्स्ट होता है एज इट इज 3 माइनस एक्स 2 2, इसमें ऐड किया 2 माइनस 2 0 हो गया, 4 माइनस 4 गया माइनस एक्स, 1 माइनस 1 गया माइनस एक्स, क्योंकि ये मुझे दिख रहा था ये ऑपोजिट साइन दिख रहे हैं इसलिए, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, ये 0 तो लेना ही नॉन सिंगुलर बोला है। ठीक है, अब सर क्या दिखे, अब ये दोनों कॉलम माइनस कर लिए जाए C2 C3, क्योंकि यहाँ देखो एक जैसे दिख रहे हैं नंबर। अब विल बी C3 टेंडिंग टू C3 माइनस C2। कोई चाहे तो डायरेक्ट भी डिटरमिनेंट खोल सकता है, बट वो थोड़ा मतलब क्यूबिक पॉलीमर जैसा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो डायरेक्ट मैं ये कर रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम एज इट इज 0 माइनस 2, चलो सेकंड कॉलम 2 माइनस एक्स माइनस 4, और यहाँ माइनस क्या, ये 0 और माइनस 4 भरना करेंगे तो 3 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। अब थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर लिया जाए भाई, 3 माइनस एक्स, तो ब्रैकेट में रहेगा माइनस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स और माइनस 0, मतलब ये इक्वल टू 0 हो गया। तो एक्स की दो वैल्यू मिलेगी 0 और 3, तो ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे दिल्ली आंसर होता है हमारा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा ये मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन जो है वो खत्म हो रहा है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय श्री कृष्ण।